बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने 115 पेज के सेकंड पैराग्राफ से स्टार्ट करना है। हमारी लास्ट बात ये हो रही थी कि मुसन्निफ़ ने पॉली एसपी के साथ एक डेट की जिसमें उसने उसे मूवी भी दिखाई, खाना भी खिलाया, और उस डेट का मकसद उसका ये था, फर्स्ट डेट थी तो वो एक एस्टिमेशन लेना चाह रहा था कि इस खातून को ज़हानत के उस मियार तक लाने के लिए जो उसे चाहिए, उसे क्या कितना काम करना होगा, क्या क्या कुछ सिखाना होगा। तो अब वो उस मियार को जब उसने परखा है पहली डेट में तो वो बहुत मायूस हुआ। अब उस मायूसी में उसने खुद कलामी में ये भी सोचा कि वो इस को छोड़ ही देता है और लड़की जो है, पॉली जो है, उसे वापस पेटेबर्ग को ही दे देता है। लेकिन फिर उसने ये भी सोचा कि अच्छा, उसकी जो जिस्मानी खूबसूरतियाँ हैं वो ऐसी हैं कि वो अनडिनाएबल हैं। तो उसने सोचा, और फिर उसने उसकी ग्रेसेस जो है, जैसे कि हैंडलिंग अ नाइफ एंड एंटरिंग अ रूम, ये बातें की, और उसने ये फ़ैसला किया कि नहीं, वो एक कोशिश और करेगा। अब यहाँ 115 पेज के सेकंड पैराग्राफ से हम बात जो है वो इसी से शुरू हो रही है। तो मुसन्निफ़ बात कर रहा है और कह रहा है कि आई वेंट अबाउट इट एज़ इन ऑल थिंग्स सिस्टमेटिकली। अब वेंट अबाउट इट का मतलब तो ये है कि मैंने इसका तज्ज़िया किया, इसका जायज़ा लिया, इसके इर्द गिर्द घूमा, देखा इस मामले को कि ये मामला है क्या और कैसे है। एज़ इन ऑल थिंग्स के जैसा मैं हर मामले में करता था, सिस्टमेटिकली, एक सिस्टम के तहत। सिस्टम में एक चीज़ याद रखिएगा, सिस्टम का वर्ड जहाँ भी आएगा वहाँ इसका मतलब ये होता है, बेसिक पॉइंट ये होता है कि जहाँ एक चीज़ दूसरी चीज़ से कनेक्टेड है और दोनों कनेक्ट हो के आगे चल रही हैं। मैं इसकी एक कॉमन सी मिसाल अगर आप दूँ तो ये जो घरों में स्टेयर्स होती हैं, ये भी एक सिस्टम की एग्ज़ाम्पल है। इसलिए कि आप देखेंगे बज़ाहिर जो स्टेयर का फर्स्ट पॉइंट है और उसका एंडिंग पॉइंट है, इनके दरमियान इतना गैप है कि अगर वो उस दरमियान में से स्टेयर्स के सिस्टम को निकाल दिया जाए तो शायद हम जंप करके भी वहाँ तक ना पहुँच सकें। लेकिन जब आप स्टेयर के सिस्टम को कनेक्टेड वे में रख देते हैं, लेकिन जब हम सीढ़ियों के सिस्टम के ज़रिए से उस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचना चाहते हैं तो ये बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि उसमें हर स्टेप कनेक्टेड है अगले स्टेप के साथ। वो और पहला स्टेप आपको दूसरे स्टेप तक पहुंचाता है, दूसरा तीसरे तक पहुंचाता है, तीसरा चौथे, और करते करते आप एंड तक पहुंचते हैं। तो ये एक सिस्टम की डेफिनेशन कह लें, या एक सिस्टम को समझने की मिसाल है। ज़िंदगी के बहुत सारे मामला जो होते हैं वो सिस्टमेटिकली चलते हैं और वो कनेक्टेड होते हैं एक चीज़, चाहे वो मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रॉनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, या किसी और तरह से। इवन के घरों में फूड कुकिंग वगैरह भी ये सब सिस्टमेटिकली चलता है। तो कहते हैं कि मैंने फिर, अब शुरू में तो जज्बाती बहुत है ना, पहली मीटिंग है और उसमें वो सिर्फ उसका तज़किया करना चाहता था। उस जज्बातियत को ठेस भी पहुंची कि जिस तरह से जितनी तवक्का उसने की थी उतनी तवक्का पे पूरा नहीं उतर रही थी। उसे लगा कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और उस जज्बातियत में ही उसने ये भी फ़ैसला कर मारा कि मैं इसको छोड़ दूँगा। लेकिन उसके बाद जैसे ही जज्बात कुछ ठंडे हुए तो अक़ल का दायरा कार शुरू हुआ, और उसने सिस्टमेटिकली, कहता है कि मैंने चीज़ों को गौर किया। आई गेव हर अ कोर्स इन लॉजिक, मैंने उसे मंतक में एक कोर्स पढ़ाया। इट हैपेंड दैट आई एज अ लॉ स्टूडेंट वॉज टेकिंग अ कोर्स इन लॉजिक माई सेल्फ, सो आई हैड ऑल द फैक्ट्स एट माई फिंगर टिप्स। अब ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है वकालत के शोबे के हवाले से, कि वो जो अपने वहाँ बता रहे यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा का, कि उनके यहाँ लॉ के कोर्स में लॉजिक पढ़ाई जाती है। मेरे हिसाब से तो लॉजिक एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो सबको ही पढ़ाया जाना चाहिए। तो वो क्यों है ऐसा, इसका आपको आगे पता चल जाएगा जब वो लॉजिक को डिफ़ाइन करेगा। और उसका एक पॉइंट कल भी डिस्कस हुआ था हमारे, कि लोगों को सोचना सिखाना। तो एज़ अ लॉयर ये ज़रूरी होता है कि आपको लॉजिकल आर्गुमेंटेशन आनी चाहिए, लॉजिक आपके पास सही हो, वैलिड हो,
जिसको दूसरा वकील जो मुखालिफ में आपके लड़ रहा है वो उसको डिनाई ना कर सके। सिर्फ लॉजिक होना काफ़ी नहीं है, उस लॉजिक को इस तरह से प्रूव भी करना है और उस लॉजिक की बुनियाद भी इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि कोई भी उसकी बुनियाद को जड़ से ना हिला सके। तो मुसन्निफ़ कह रहे हैं कि इट हैपन, यानी कि वक़ुआ यूँ था, वाक़या यूँ था कि दैट आई एज अ लॉ स्टूडेंट, कि मैं लॉ का स्टूडेंट होने के नाते वाज टेकिंग अ कोर्स इन लॉजिक माई सेल्फ, मैं ख़ुद ही लॉजिक का एक कोर्स जो है वो पढ़ रहा था। सो आई हैड ऑल द फैक्ट्स एट माई फिंगर टिप्स, तो इसलिए फिर तमाम जो हक़ाइक़ थे वो मेरी उंगलियों पे थे, अपनी फिंगर टिप्स पे थे, मैं सारे हक़ाइक़ जानता था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक कोर्स ये पॉली एसपी को भी लॉजिक पर दिया जाए। Polly, I said to her when I picked her up on our next date, tonight we are going over to the Knoll and talk. तो पॉली उसने उसे बुलाते हुए कहा कि when I picked her up, जब उसने उसे पिक किया, उसने बताया नेक्स्ट डेट पे, उसने उसे बताया कि आज की रात, आज की शाम हम नॉल जाएंगे एंड टॉक, और बातें करेंगे। अब नॉल KNOLL नॉल जो है ये एक छोटी सी टीला कह लें। तो मकसद ये कि एक ऐसी जगह यूनिवर्सिटी के सराउंडिंग में इर्द गिर्द जो थोड़ा सा आम सतह ज़मीन से ऊंची है, जहां आप जाके बैठ सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, लाइक दैट। तो इस पर उसका एक्सप्रेशन, जैसे कि मैंने बताया था कि वो एक्सप्रेशन ऐसे ही देती है, तो उसका एक्सप्रेशन था ओ टैरिफ मीन कि बहुत टेरिफिक को टैरिफ बना दिया ना उसने, ये बहुत शानदार हैरान कुन बात है। शी रिप्लाइड, बल्कि मज़ेदार कहना चाहिए, हैरान कुन नहीं। वन थिंग शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, वन थिंग आई विल से फॉर दिस गर्ल यू वुड गो फॉर टू फाइंड अनदर सो एग्रीएबल। एग्रीएबल मीन जिस पर आप मुत्तफ़िक हो सकते हो। कहते हैं इस लड़की के बारे में मैं एक बात अगर आपको बताऊं जो जिस पे सब मुत्तफ़िक हो सकते हैं, तो आपको दूसरी बात काबिल इत्तफ़ाक़ मिलेगी नहीं। यानी कि ही इज़ नॉट श्योर अबाउट हर बिहेवियर, हर रिएक्शंस, शी इज़ सो इनकंसिस्टेंट इन हर रिएक्शंस लाइक दैट। या वो उसकी जज्बातियत की कैफियत ऐसे है कि उसे लगता है कि ये नॉर्मल नहीं है ना, ठीक है। तो मुसन्निफ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब वो लॉजिकली सोचता है तो वो तो फिर बिल्कुल नहीं। We went to the Knoll, the campus trysting place, and we sat down under an old oak, and she looked at me expectantly. We went to the Knoll, हम नॉल चले गए। The campus trysting place, अगर मैं इसको यूँ पढ़ूँ कि ट्राई सिटिंग प्लेस, यानी कि ट्राई करने की, बैठने की जगह। वैसे ट्राइस्टिंग का मतलब होता है कि एक ऐसी जगह जहाँ पर लवर्स मिलते हैं, लवर्स का मीटिंग पॉइंट कह लें, जहाँ वो एक दूसरे को बैठकर जज करते हैं, एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं। एंड वी सैट डाउन अंडर एन ओल्ड ओक, और वहाँ एक पुराने शाह बलूत के दरख्त के नीचे हम बैठ गए। एंड शी लुक्ड एट मी एक्सपेक्टेंटली, और उसने मुझे मुतवक्के निगाहों से देखा। एक्सपेक्टेंटली का मतलब मुतवक्के निगाह। What are we going to talk about? She asked. हमने क्या बात करनी है, हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे? She asked, ने पूछा। लॉजिक, मुसन्निफ़ ने जवाब दिया कि हम मंतक के बारे में बात करेंगे। She thought this over for a minute and decided she liked it. एक लम्हे के लिए, एक मिनट के लिए उसने सोचा कि ये क्या चीज़ होती है, क्या है, कैसे, लेकिन उसके बाद उसने एक अपनी एहसासात की बुनियाद पर फ़ैसला किया कि उसे ये पसंद होगी। शी सेड, मैग्निफिशेंट एक्चुअली कहना चाहती है, शानदार, उम्दा। तो मैग्नीफाई से वो बहुत बड़ा और शानदार हो कोई चीज़, उसे मैग्निफिशेंट कहते हैं। उसने कहा कि ये तो बहुत शानदार है। लॉजिक, आई सेड क्लियरिंग माई थ्रॉट, is the science of thinking. तो मुसन्निफ़ अपना गला साफ़ करते, मीन के अपने आप को बड़ा कंट्रोल्ड और सही टोन में और आवाज़ को एक ख़ास रिदम में लाकर उसने कहा, शुरू किया बात को कि लॉजिक इज़ द साइंस ऑफ थिंकिंग।
यहाँ पर वर्ड साइंस, जो कि आप साइंस के स्टूडेंट हैं, थोड़ा सा जो मुझे समझ आता है, मैं साइंसलेस इंसान हूँ, यानी मैंने साइंस नहीं है, सच साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ। तो साइंस वो होता है कि जहाँ पर रिज़ल्ट्स एक जैसे आ रहे हों। इट्स माय ओपिनियन, गलत भी हो सकती है, कि साइंस आमतौर पे हम दुनिया में हर उस मामले के बारे में कह सकते हैं, उस फिनोमिनन के बारे में कि जहाँ रिज़ल्ट्स हमें एक जैसे मिलते हों। तो लॉजिक इज़ साइंस ऑफ थिंकिंग। लॉजिक में भी साइंस है। इट मीन्स कि लॉजिक जो है वो भी एक सर्टन तरह से, सर्टन वे से उसे आप परफॉर्म कर सकते हैं, और उसके उस तरह से परफॉर्म करने से आपको नताइज हमेशा एक जैसे निकलने चाहिए। तो जैसे कि साइंस में थ्योरीज़ होती हैं, इसी तरह लॉजिक में भी कुछ फ़िलॉसफीज़ होंगी, कुछ फैलेसीज़ होंगी, जो आगे हम देखेंगे कि वो लॉजिक जो है वो किस तरह से साइंटिफिकली वर्क करती है, कि हम हर दफ़ा एक ही तरह का नतीजा कैसे ले सकते हैं। तो लॉजिक इज़ डिफाइंड एज साइंस ऑफ थिंकिंग। यहाँ थिंकिंग अहम चीज़ है, कि सोचने का मरहला जो है वो लॉजिक में है। लॉजिक जो है वो सोचने की साइंस है, कि कैसे सोचा जाना है। यानी कि सोचते तो सभी हैं। मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि जो एक लेमैन है और जो एजुकेटेड पर्सन है, इन दोनों के लॉजिक में फ़र्क होना चाहिए। एक लेमैन तो किसी भी जज्बाती कैफियत में, जिसमें उसका कोई प्रूफ नहीं है, वो उसके बारे में उसको लॉजिक बना सकता है कि जी बस मुझे इस तरह पसंद है तो ऐसे ही सही। उसकी लॉजिक ये हो सकती है। लेकिन एजुकेटेड पर्सन की लॉजिक यूँ होनी चाहिए कि जिस मामले में भी वो बात कर रहा है, वो उस मामले में जिसे कहते हैं कि हक़ाइक़ को मद्देनज़र रख रहा हो, उसके बाद उसका स्टैटिस्टिकल डाटा हो, फिर वो उस पर राय कायम करोगे जी देखें जी 10 मरतबा मैंने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया है, तो 10 में से इतनी मरतबा ये चीज़ इस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है। या अगर किसी इंसान के बिहेवियर की ही बात करने के, जी देखें मैंने तो इतनी दफ़ा इससे एक बात की, इसने हमेशा ऐसा ही रिएक्शन दिया, तो इसलिए मैंने ये सोचा। तो लॉजिक भी चूँकि साइंस ऑफ थिंकिंग है, तो सोचने में भी एक प्रोसेसिंग होती है, और उस प्रोसेसिंग का जो है ना, ये अगर इसी चैप्टर के स्टार्ट में देखें, कैलकुलेट करना, ठीक है, कीनली ऑब्ज़र्व करना, पर्सपिकेशियस होना, उसमें उसके बाद जिसे कहते हैं कि वो क्या वो लफ्ज़ था, एस्ट्यूट होना, एक्यूट होना, ये सब लॉजिक के ज़रिए से ही आता है, क्योंकि इसमें आप डाटा इकट्ठा करते हैं और फिर उसके मुताबिक आप बात करते हैं। So logic is science of thinking, and she liked it and she said मैग्नफ, और उसने बड़ा कहा बहुत शानदार चीज़ लग रही है मुझे, तो आई लाइक्ड इट। तो उस पर मुसन्निफ़ ने उसको डिफ़ाइन किया, लॉजिक साइंस ऑफ थिंकिंग। बिफोर वी कैन थिंक करेक्टली वी मस्ट फर्स्ट लर्न टू रिकग्नाइज द कॉमन फैलेसीज ऑफ लॉजिक। वो यहाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप कहोगे, ये शायद ऐसा पॉइंट होगा कभी आपसे किसी ने डिस्कस नहीं किया हो, कभी आपके जिसे कहते हैं गुफ्तगू में सरे राह भी इसका कोई जिक्र ना आया हो, फ़िक्रे पर गौर कीजिएगा। उसने कहा बिफोर वी कैन थिंक करेक्टली, यहाँ आगे रुकें अगर, तो इसका मतलब ये है कि सोचना सही तरह से भी हो सकता है और सोचना गलत तरह से भी हो सकता है। पहली चीज़ जो हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, वो तो ये था ना कि किसी को हाउ टू बी टॉट टू थिंक, कि किसी को सोचना सिखाया जाएगा, ठीक है। अब उससे अगली चीज़ ये है कि सोचने में भी दो कैटेगरीज़ हैं, सही सोचना और गलत सोचना। अब सही सोचने के लिए आपको कुछ न कुछ स्टेप्स जो हैं उनको फॉलो करना है या उनको मद्देनज़र रखना होता है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि बिफोर वी कैन थिंक करेक्टली, इससे पहले कि हम सही तरह से सोच सकें, वी मस्ट फर्स्ट लर्न टू रिकग्नाइज द कॉमन फैलेसीज ऑफ लॉजिक। हमें पहचान करनी होगी, हमें सीखना होगा। वी मस्ट फर्स्ट लर्न, हमें पहले सीखना होगा टू रिकग्नाइज द कॉमन फैलेसीज ऑफ लॉजिक, कि हम लॉजिक की कॉमन फैलेसीज़ को समझ सकें, हमें ये करना होगा। दीज वी विल टेक अप टुनाइट, और आज की रात हम इन पे बात करेंगे। किन पे? फैलेसीज़ पे। फैलेसीज़ को जानने के बाद आप करेक्ट सोच सकते हैं, क्योंकि फैलेसीज़ सोचने का ही एक वे है।
लेकिन वो एक ऐसा वे है कि जिसकी बुनियाद में कहीं ना कहीं कुछ गलत है और हम उसको ज़ाहरी तौर पर देखते हुए सही समझ बैठते हैं। फैलेसी इज़ अ वर्ड, फैलेसी शायद मैंने डिफ़ाइन किया था शुरू में। फैलेसी वो हकीकत है जो बज़ाहिर सच नज़र आती है लेकिन दर हकीकत झूठ होती है। यानी कि ऐसे बहुत सारी मंतक हो सकती हैं, ऐसे बहुत सारी सोचें हो सकती हैं जो ज़ाहिर में आपको ठीक नज़र आएँ लेकिन अंदर बातन में कहीं, जिसे कहते हैं कि वो उसकी बुनियाद में कहीं वो ठीक ना हो। तो फैलेसी जो है वो इस तरह से, जिसे कहते हैं कि ऐसा सच जो बज़ाहिर सच है लेकिन एक्चुअली झूठ है। तो वो कहते हैं कि आज हम फैलेसीज़ पे बात करेंगे। आज हमने क्योंकि इनको जानना ज़रूरी है बिफ़ोर वी कैन थिंक करेक्टली, इससे पहले कि हम सही सोचना सीखें। इस पर पॉली का रिएक्शन क्या है? वाओ डॉ, शी क्राइड क्लैपिंग हर हैंड्स डिलाइटेडली। बिल्कुल बच्चों की तरह तालियां बजाने लगी, क्लैप करना, हर हैंड्स डिलाइटेडली, बड़ी खुशी से, वाओ वाओ वाओ। तो वाओ डॉ मीन के वाओ कि एक बहुत शानदार, हैरान कुन, मज़ेदार चीज़, बहुत सारे एक्सप्रेशन इसमें जमा हो जाते हैं। तो उसने ऐसा कहा। अब इस पर मुसन्निफ़ का रिएक्शन क्या है? आई विंस्ड बट वेंट ब्रेवली ऑन। मुसन्निफ़ को उसका रिएक्शन अच्छा नहीं लगा क्योंकि ये एक चाइल्ड लाइक बिहेवियर है और मुसन्निफ़ जो है वो लोगों को मैच्योरिटी के लेवल से देखना चाहता है। वो ख़ुद मैच्योर है इसलिए वो दूसरों को भी मैच्योरिटी से जानना चाहता है, मैच्योरिटी के हवाले से देखना चाहता है। आई विंस का मतलब सुकड़ जाना, यानी जैसे कोई किसी एक बुरा लगती है कोई चीज़ और आप ऐसे बिल्कुल पीछे की तरफ फटते हैं। लेकिन कहता है बट वेंट ब्रेवली ऑन, मैंने बहादरी से यहाँ मुराद ये कि उसको लग रहा था कि इस जैसे ख़ातून के साथ गुफ्तगू करना और उसमें जिसे कहते हैं कि इसे बेयर करना, ये एक कोई बहादुर काम करने से कम नहीं है। मुसन्निफ़ को ऐसा लग रहा था। आई विंस बट वेंट ब्रेवली ऑन, मैंने ख़ुद को नापसंदीदगी का एक अंसर कहता है मुझ पे आया लेकिन मैंने बात को जारी रखा। वेंट ब्रेवली ऑन, मैंने अपनी बात को जोश व जज्बे के साथ बहादुरी से जारी रखा। फर्स्ट लेट अस एग्जामिन द फैलेसी called dicto simpliciter. By all means she urged, batting her lashes eagerly. मुसन्निफ़ कहते हैं कि सबसे पहले आओ हम मुशाहिदा करते हैं, एग्जामिन करते हैं, ठीक है, द फैलेसी कॉल्ड डिक्टो सिम्प्लिसिटर, उस फैलेसी का जिसको डिक्टो सिम्प्लिसिटर कहते हैं। तो ये कुछ लैटिन टर्म्स हैं, चूँकि इंग्लैंड के अंदर और यूरोप में जो लॉ है वो बहुत सारा लैटिन लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इसकी रीज़न ये है कि यूरोप के पास जो इल्म आया वो शुरू से वो लैटिन लैंग्वेज में आया, यूनानियों और रोमन से, और फिर इनके जो बाइबल थी वो भी इसी ज़ुबान में थी। अच्छा, फिर इसी तरह इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर बात करें तो बहुत सारा असर जो इन ज़ुबानों का है, बहुत सारे टर्म्स फ्रांसीसी लैंग्वेज की हैं, स्पेनिश लैंग्वेज की हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ भी चूँकि यही लॉ की टर्म्स इस्तेमाल होती हैं क्योंकि हमारे पास जो लॉ है, जो लॉ की जो बुक्स हैं वो उनमें जो मेन टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो सारी अंग्रेज़ों की दी हुई हैं। तो इसलिए बहुत सारी लैंग्वेज जो है अगर आप देखें कि हमारे यहाँ वो उन्हीं की लॉ में जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती हैं, अनलेस कि हम उसको उर्दू में बयान करें। इंग्लिश में तो उनकी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी फ्रांसीसी और लैटिन लैंग्वेज की है। तो डिक्टो सिम्प्लिसिटर बाय ऑल मींस लिखा हुआ, तो उसने शी अर्ज, उसने ख्वाहिश ज़ाहिर करते हुए कहा हाँ जी बिल्कुल, हर तरह से मैं समझना चाहूँगी। बैटिंग हर लैशेस ईगरली, तो लैशेस से मुराद आई लैशेस हैं, तो बैटिंग मीन फड़फड़ाना, ऐसे वो अपनी आई लैशेस को ऐसे ऐसे, जैसे अब मैं इसको करके दिखा सकता हूँ लेकिन आपको नज़र नहीं आएगा। तो आँखों को, पलकों को तेज़ी से झपकना, ठीक है। ये पुराने 70s 80s के दौर के फ़िल्मों में हीरोइंस बहुत ज़्यादा किया करती थी। आजकल की हीरोइन की तो आँखें खुली रहती हैं,
ठीक है, बल्कि वो ना सिर्फ उसकी खुली रहती हैं और दूसरों की भी खोल देती हैं आँखें। खैर, क्योंकि आजकल की हीरोइन जो हैं वो कोई अल्लाह माफ़ करे मर्द मार टाइप होती हैं। खैर, तो लैशेस ईगरली उसने बड़े जज्बाती अंदाज में उसको कहा, डिक्टो सिंप्लिसिटी मीन्स एन आर्ग्यूमेंट बेस्ड ऑन एन अनक्वालिफाइड जनरलाइजेशन। अब ये इसकी डेफिनेशन है, आपको हर सूरत में ये डेफिनेशंस जो हैं वो याद रहनी चाहिए। और मैं आपको ये दावे से कहता हूँ कि अगर आप इनको समझ लेते हैं तो आपको अपने इर्द गिर्द ही इतनी सारी फैलसीज़ नज़र आएंगी कि आपको समझ आ जाएगा कि अक्लमंद लोग कितने हैं और कितने नहीं, या कितने लोग ऐसे हैं जिनको सही मानों में गुफ्तगू करने का ढंग है, या कितने लोगों के दलाइल जो हैं वो वाकई उनकी बुनियाद सही है। डिक्टो सिंप्लिसिटी मीन्स एन आर्ग्यूमेंट। डिक्टो सिंप्लिसिटी का मतलब ये है कि एक ऐसी दलील बेस्ड ऑन एन अनक्वालिफाइड जनरलाइजेशन जो दो चीज़ों पर बुनियाद कर रही है। इन दोनों लफ्ज़ों को गौर से समझिएगा, एक है अनक्वालिफाइड होना और दूसरा है जनरलाइजेशन। पहले जनरलाइजेशन को देखते हैं। जब भी आप किसी थॉट को सब पर अप्लाई कर दें तो उसको जनरलाइज करना कहते हैं। मसलन मैं एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। अगर हम ये कहें कि तमाम शेख जो होते हैं वो कंजूस होते हैं तो इट्स अ जनरलाइजेशन। अगर हम ये कहें कि तमाम जो है वो पंजाब के रहने वाले जो हैं वो बहादुर होते हैं, या बलूचिस्तान में है, तो ये एक जनरलाइजेशन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह की जनरलाइज्ड रवैया या जनरलाइज ओपिनियन देने के लिए आपने डाटा कितना देखा है। तो अगर तो आप कहें कि आपने जी शेख फैमिलीज़ में अगर 1000 लोग पाए जाते हैं पाकिस्तान के अंदर तो आप सबसे मिले और उसके बाद आपने ये फ़ैसला किया, तो चलो ये जनरलाइजेशन क्वालिफाइड होगी, क्योंकि साथ दूसरा लफ्ज़ लिखा हुआ है अनक्वालिफाइड जनरलाइजेशन, यानी कि क्वालिफाइड जनरलाइजेशन होगी तो डिक्टो सिंप्लिसिटी नहीं है। लेकिन अगर अनक्वालिफाइड जनरलाइजेशन होगी तो फिर ये डिक्टो सिंप्लिसिटी है। हम ये एक ऐसी गलती है, एक ऐसी इल लॉजिक है जो हम बेशुमार दफ़ा करते हैं। औरतें कहेंगी जी मर्द तो होते ही बुरे हैं, मर्द कहेंगे जी औरतें तो होती हैं ऐसे हैं। अब ये कितनी भाई देख ली आपने, 100 200 400 600 या तो लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में, तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो एक लॉजिकली सही और अक्लमंद इंसान जब बात करेगा तो वो इस तरह तो बात कर सकता है जी ज़्यादातर ऐसे होते हैं, लेकिन वो इस तरह बात नहीं करेगा जी सारा ही ऐसा होता, क्योंकि इस तरह कहने से ये एक शिद्दत है, और वो जो शिद्दत है वो निगेट कर देती है आपकी मंतक को या आपकी अकल को, रीज़न को निगेट कर देती है, और शिद्दत आपको ब्लाइंड भी कर देती है। ठीक है, इंटेंसिटी किसी चीज़ में इंटेंस हो जाना ये आपको ब्लाइंड भी कर देता। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा लफ्ज़ जैसे मैंने बताया कि पहला तो जनरलाइजेशन इसलिए समझना भी ज़रूरी है कि आगे फिर दोबारा से आएगा। मैं रिपीट कर देता हूँ, जनरलाइजेशन से मुराद ये है कि कोई आप ओपिनियन तमाम लोगों पर अप्लाई कर दें। हम कहें कि सारे पाकिस्तानी जो हैं बहादुर होते हैं तो शायद ये ठीक नहीं है। हम कहें जी कि सारे जो है चाइनीज़ ऐसे मेहनती होते हैं तो शायद ये भी ठीक नहीं होगा। तो इस तरह से ये जो ओपिनियन होती है कि जिसमें आप सब पर अप्लाई कर देते हैं लेकिन आपकी ओपिनियन क्वालिफाई नहीं कर रही होती। क्वालिफाई करने का मतलब ये है कि आप राय कायम करने से पहले आप उसको सब में से परखें, फिर एक राय कायम करें, तब आपकी जो जनरलाइजेशन होगी और वो क्वालिफाइड होगी। इसके आप एक एग्जांपल यूँ भी ले सकते हैं कि हम कहेंगे गवर्नमेंट कॉलेज खानेवाल के तमाम स्टूडेंट ही लाइक फाइक हैं, तो ये अनक्वालिफाइड जनरलाइजेशन होगी। ठीक है, अगर हम कहें कि तमाम टीचर ही मेहनती हैं तो शायद ये भी अनक्वालिफाइड जनरलाइजेशन होगी। तो ये अनक्वालिफाइड जनरलाइजेशन को डिक्टो सिंप्लिसिटी कहते हैं। एक ऐसा आर्गुमेंट बेस्ड ऑन अनक्वालिफाइड जनरलाइजेशन डिक्टो सिंप्लिसिटी कहलाएगा। तो मतलब ये हुआ कि अगर आपने इस फैलासी से बचना है तो आपका आर्गुमेंट जो है वो क्वालिफाइड जनरलाइजेशन पे होगा। आप कहेंगे मिलॉर्ड कि हमने ये
तमाम वर्कर्स जो थे उनसे ये एक राय ली है और तमाम का ये कहना है कि उनमें से ज़्यादातर का ये कहना ये है, तो इसलिए हम इसके नतीजे पे पहुंचते हैं कि जो इस फैक्ट्री के ऑनर हैं वो ठीक नहीं है, ज़ालिम हैं, सखी हैं, कुछ भी जो भी। तो ये क्वालिफाइड जनरलाइजेशन होगी। ये क्वालिफाइड जनरलाइजेशन लिमिटेड भी हो सकती है, जैसे एक फैमिली के अंदर, एक घर के अंदर, ठीक है। क्वालिफाइड जनरलाइजेशन बहुत सारी तादाद में भी हो सकती है, जैसे पूरे कंट्री में, पूरे प्रोविंस के ऊपर भी हो सकती है। तो क्वालिफाई का मतलब सिंपल ये है कि आपने डाटा पूरा इकट्ठा करना है और फिर एक राय बनानी है। अगर 10 लोगों के ऊपर आपने वो राय मुसल्लत करनी है तो 10 के 10 के बारे में डाटा आपके पास पहले से हो, फिर आप उस पर ओपिनियन कायम करें। मिसाल वो क्या दे रहा है, वो कहता है जी एक्सरसाइज इज, फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज इज़ गुड, देयरफॉर एवरीबॉडी शुड एक्सरसाइज। अब मिसाल ले लें कि जी एक्सरसाइज अच्छी चीज़ है, इसलिए हर किसी को ये एक्सरसाइज करने चाहिए। तो ये बात तो बड़ी मज़ेदार है और बड़ी वैलिड लगती है, आर्गुमेंट बड़ा वैलिड लगता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली क्या है, ये फैलेसी है। तो इसी बात को सुनते ही पॉली का रिएक्शन क्या, आई एग्री, मैं इस बात में मुत्तफिक हूँ। पॉली अर्नेस्टली, उसने बड़ी बेचैनी से कहा, आई मीन एक्सरसाइज इज़ वंडरफुल, आई मीन इट बिल्ड्स द बॉडी एंड एवरीथिंग। हाँ, मैं समझती हूँ कि एक्सरसाइज एक बड़ी हैरान कुन चीज़ होती है, ये बॉडी बिल्ड करती है और एवरीथिंग, और आपके वजूद की दूसरी कैफियत भी, ताकतें। पॉली, आई सेड जेंटली, द आर्ग्यूमेंट इज़ अ फैलेसी। अब यहाँ पर समझने की बात क्या है, वो ये है, जो लॉजिक आपको जहाँ तक लेकर जाएगी वो ये है कि ये एक फैलेसी है, ये आर्गुमेंट एक फैलेसी है। और फैलेसी क्या होती है कि जो आर्गुमेंट बज़ाहिर तो ठीक नज़र आ रहा है लेकिन दर हकीकत कहीं बुनियाद में गलत है। तो ये आर्गुमेंट तो बड़ा ठीक नज़र आता है जी, एक्सरसाइज अच्छी चीज़ है, सब करें, लेकिन इसमें गलती क्या है, एक्सरसाइज इज़ गुड इज़ एन अनक्वालिफाइड जनरलाइजेशन। ये एक ऐसी जनरलाइजेशन है जो अनक्वालिफाइड है। फॉर इंस्टांस, मिसाल के तौर पे, इफ़ यू हैव हार्ट डिजीज़, एक्सरसाइज इज़ बैड, नॉट गुड। अब अगर कोई बीमार है, किसी को दिल का मसला है, किसी को सांस का मसला है, किसी को पट्ठों का इशू है, किसी को कुछ, तो हो सकता है वो एक्सरसाइज उसके लिए ठीक ना हो। फॉर इंस्टांस का मतलब, फॉर एग्जांपल, अगर आपको हार्ट डिजीज़ है तो एक्सरसाइज इज़ बैड, नॉट गुड। मैनी पीपल आर ऑर्डर्ड बाय देयर डॉक्टर्स नॉट टू एक्सरसाइज। बहुत सारे लोगों को डॉक्टर जो है वो हुक्म देते हैं कि आपने एक्सरसाइज नहीं करनी। यू मस्ट क्वालिफाई द जनरलाइजेशन, आपको अपनी जनरलाइजेशन को क्वालिफाई करना होगा। यू मस्ट से एक्सरसाइज इज़ यूजुअली गुड, आपको यूँ कहना चाहिए कि एक्सरसाइज जो है वो आम तौर पर अच्छी होती है। जब आप यूजुअली का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेंगे, इस मीन आपने गुंजाइश रख ली कि अच्छा वो यूजुअली में 100 में से 10 लोग भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं। सो यू मस्ट से एक्सरसाइज इज़ यूजुअली गुड और एक्सरसाइज इज़ गुड फॉर मोस्ट पीपल। आप उसको ये भी कह सकते हैं कि ज़्यादातर लोगों के लिए एक्सरसाइज अच्छी चीज़ होती है। अगर आप ऐसा नहीं कहते, अगर आप अल्फाज का चुनाव इस तरह से नहीं करते, उन अल्फाज के चुनाव में एक गुंजाइश नहीं रखते, तो फिर यू हैव कमिटेड अ डिक्टो सिंप्लिसिटी, आपने फिर एक जुर्म का मुर्तकब हुए, आप एक ऐसे फैलेसी का मुर्तकब हो गए जिसको डिक्टो सिंप्लिसिटी कहेंगे लॉ की ज़ुबान में। अब यहीं रुक जाएं तो देखें, हमें अगर मैं आपको ये एक टास्क दूं, लेकिन उस टास्क का नतीजा मैं नहीं ले सकूंगा ना आपसे, क्योंकि लाइव नहीं है, कि आप आज के दिन जस्ट इस फैलेसी को समझें और उसके बाद ज़रा सोचें बैठकर कि इस फैलेसी से रिलेटेड कितनी बातें जो आपने सुनी हुई हैं। मैं एक कॉमन सी अपने हवाले से बात कर देता हूँ। ओ जी, फ़लाँ का बेटा तो इतना ज़हीन है, वो उसने तो इतने नंबर ले लिए, तू ही नालायक है। भाई फ़लाँ की अपनी सोशल कंडीशंस है, उसकी अपनी मेंटल कैपेबिलिटी है, मेरी अपनी है, ठीक है। हम अगर ये कहें कि हर एफएससी का स्टूडेंट जो है, हर बीएससी का स्टूडेंट एक ही जैसा परफॉर्म करेगा, ठीक है, ये मुमकिन ही नहीं है। चाहे सारी फैसिलिटीज़ एक जैसी हों, एक ही घर में बच्चों के पास वालिदैन एक जैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, इसके बावजूद उसी फैमिली में कोई डॉक्टर बनता है, कोई बिजनेसमैन बनता है, कोई कुछ भी नहीं बनता। तो इंसानों के हवाले से आप क्वालिफाइड जनरलाइजेशन तब कर सकते हैं जब आपने सबका डाटा ले रखा, और ये मुमकिन नहीं है,
इंसानों के हवाले से ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि अल्लाह पाक ने, जो मुझे समझ आती है, अल्लाह पाक ने इस दुनिया में तनव्वो या वैरायटी या डाइवर्सिटी रखी ही इसलिए है, और इस दुनिया का हुस्न ही इस चीज़ में। अगर सारे ही नेक हो जाएं तो फिर सोचेंगे इस दुनिया में इंसान तो नज़र ना आए, आपको फरिश्ते नज़र आ जाएं, ठीक है, सारे ही इबादत गुजार हो जाएं, तो अल्लाह का रहम किसके लिए होगा, ठीक है। तो बार ये डिबेट और तरफ जा सकती है, आप में से बहुत सारे लोग इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं माज़रत चाहूँगा। अलबत्ता समझने की बात यह है कि द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड इज़ इन डाइवर्सिटी, और ये अल्लाह पाक ने रखा है, ठीक है, कि एक ही फैमिली के अंदर 4 बहन भाई हैं तो उनके अंदर भी डाइवर्सिटी होती है। उनको आप एक ही चीज़ पे, बहुत कम होता है कि आप एक ही चीज़ पे हार्मोनाइज़ कर सकें, ठीक है। अगर मैक्सिमम भी होता हो तो 100% फिर भी नहीं होता, ठीक है। किसी को किसी तरह पसंद है कोई चीज़, किसी को किसी तरह पसंद है, किसी की कोई हैबिट्स है, किसी की कोई हैबिट्स हैं। तो इस तरह से ये जनरलाइजेशन हम कभी भी क्वालिफाई कर नहीं सकते। हाँ, क्वालिफाई इन द सेंस ये कर सकते हैं कि आप डाटा इकट्ठा करके उसमें से राय बना लें कि ज़्यादातर ऐसे होता है, ज़्यादा नहीं। जबकि ह्यूमंस में कोई भी जनरलाइजेशन इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ह्यूमन वेरी करता है। तो मैं इसको यूँ कहूँ कि ह्यूमन स्पेशल हुआ करता है, हर कोई स्पेशल है अगर समझे तो, ठीक है। उसकी स्पेशलिटी उसको दूसरों से फ़र्क कर रही होती है, और कुछ ना सही तो साइंस की ही ज़ुबान में मान लें कि साइंस कहती है कि हर एक का फिंगरप्रिंट फ़र्क है। कुदरत ने कैसा खूबसूरत निज़ाम, करोड़ों अरबों इंसान बनाए, किसी एक का फिंगरप्रिंट दूसरे से मैच नहीं करता, तो जनरलाइज तो कर ही नहीं सकते हम। चाहे शक्ल एक जैसी हो सकती, ट्विन्स होते हैं, आवाज़ भी एक जैसी हो सकती, कद काट सब कुछ एक जैसा होता, फिंगरप्रिंट कहाँ से लाएंगे जी? इस पर कभी साइंस ने बताया या मैंने तो नहीं पढ़ा, कहीं आपने पढ़ा होगा जी, जो ट्विन्स होते हैं उनके फिंगरप्रिंट्स भी एक जैसे होता है, ठीक है। तो कुदरत ने एक डाइवर्सिटी रखी है, कुदरत ने चाहा है ऐसे, और वही वैरायटी है इस दुनिया की, कुदरत ने इसको ऐसे ही चाहा है। तो इसलिए जनरलाइज्ड कुछ भी 100% हो ही नहीं सकता। हाँ, आप उसको क्वालिफाई कर सकते हैं, और ये मैं अक्सर आप लोगों को सिखाने की कोशिश भी करता हूँ कि बात करने से पहले कम से कम आपके पास पूरा डाटा हो। यही लेमैन का और पढ़े लिखे इंसान का फ़र्क है। लेमैन बात करेगा जी बस मिलते हैं पसंद है जी, असी तो वोट है ना नहीं देना जी पहुँच जो भी, और जो पढ़ा लिखा बात करेगा तो वो लॉजिक पे आएगा, क्वालिफाई करेगा उसको कि जी मैं अगर ऐसे राय कायम कर रहा हूँ तो उसके पीछे मेरे पास पूरा डाटा है और उस डाटा का एनालिसिस कर रखा है मैंने। तो मैं ये कह रहा था कि आज के दिन अगर आप इसको समझ लें और उसके बाद ज़रा अपने इर्द गिर्द से फैलसीज़ निकाल लें, यही फैलसी निकाल लें, तो आपको नज़र आ जाएगा। अब कई दफ़ा होता है ना कि आपके एक दोस्त ही कह रहे होते हैं आपको कि यार उसने तो मेरी मदद की, तूने मेरी मदद क्यों नहीं की, तू भी तो मेरा दोस्त है, वो भी मेरा दोस्त है। दोस्त होने का ना भाई दोस्त हैं, लेकिन जनरलाइज नहीं हो सकता, हर एक का बिहेवियर फ़र्क हो सकता। तो आज हम इसको यहीं रोकते हैं, ये एक फैलसी ही डाइजेस्ट करें, ठीक है। एक्सरसाइज इज़ गुड, ठीक है। ये वाली फैलसी, ये मिसाल से याद रखें। अगर आप अपनी मिसाल को निकाल पाएंगे, समझ पाएंगे, उसे ऑब्ज़र्व कर पाएंगे, तो आपको ये कभी नहीं भूलेगा। सो वंडरफुल थिंग टू रिमेंबर, इस चैप्टर की सबसे जो है खूबसूरत चीज़ें इसकी फैलसीज़ हैं, जो कि आपको सोचना सिखाएंगी, सही सोचना सिखाएंगी, बल्कि मुझे यूँ कहना चाहिए। आज के लिए इतना, थैंक यू।